नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मारवाड़ी रजवाड़ी फैशन शो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मारवाड़ी परिधान में मॉडल ने की रैंप वॉक। 45 पाक विस्थापित हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता। जिला प्रशासन द्वारा विशेष नागरिकता शिविर आयोजित किया गया। किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को लेकर जताया विरोध। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती द्वारा जोधपुर के रामलीला मैदान में आयोजित हो रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में आयोजित हो रही विभिन्न प्रतियोगिताओं के तहत शुक्रवार को बाइसा हुकम इवेंट्स के तत्वावधान में मारवाड़ी रजवाड़ी फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो कोऑर्डिनेटर रश्मि चौहान ने बताया कि मारवाड़ी रजवाड़ी परिधान को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 25 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। लघु उद्योग भारती महिला इकाई प्रांत सचिव मीनू दुग्गड़ ने बताया कि महिला इकाई टीम द्वारा उत्सव में प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं हिस्सा ले रहे हैं। इकाई अध्यक्ष मोना हरवानी ने बताया कि फैशन शो प्रतियोगिता में डॉक्टर ज्योत्सना व्यास, नवीन मोहनोत और मीनाक्षी गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लघु उद्योग भारतीय प्रांतीय अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों ने फैशन शो प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। मैं मोना हरवानी, लघु उद्योग भारती महिला इकाई की अध्यक्ष। आज का इवेंट हमने रजवाड़ी और मारवाड़ी पे रखा था, जिसमें कि महिलाएं आई थी और राजपूती पोशाक पहन के आई थी। वो 50 से ज्यादा हमारे आज पार्टिसिपेट थे और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ। उसके साथ ही उनके मॉडल्स भी आए थे, जिन्होंने थोड़ी अपनी मॉडलिंग भी दिखाई, अपनी ड्रेसेस भी दिखाई। बहुत ही सुंदर, मतलब आज इतना अच्छा रूप हो गया था। इतने लोगों ने भी बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया इसमें और देखा, और ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को झलकता है। आज बाहर भी इसका बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, तो आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही हिट गया है। अभी तक रोज एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ मीडिया बंधु का, कि हमारे पास रोज ये लोग आ रहे हैं और रोज हमारा इंटरव्यू, कहीं हमारी हार्ड न्यूज सब डाल रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का भी धन्यवाद दे रही हूँ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं मीनू दुग्गड़, प्रांत सचिव, लघु उद्योग भारती। पश्चिमी हस्तशिल्प मेला बहुत अच्छे से चल रहा है। ये 9 तारीख को शुरू हुआ और 19 तक चलेगा। हम ये मेला एक इतना बढ़िया, सब पार्टिसिपेंट्स के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके लिए एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हर कोई इसमें आने में उत्सुक है, और वो यही चाहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं और अपना हुनर प्रदर्शित करूं। तो लोगों की जो एक्साइटमेंट है, जो इनमें एक इच्छा शक्ति है कि हम यहाँ पर आए और अपना हुनर को यहाँ पे प्रदर्शित करें, ये हमें देख देख के बहुत अच्छा लगता है। और हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसको और भी हायर लेवल पर लेकर जाएं, ताकि जितने भी हमारी राजस्थान के, जोधपुर के जितने भी अच्छे जो हुनर वाले प्रतिभागी हैं, वो सब यहाँ पर, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सब यहाँ पर आए और अपना अपना हुनर दिखाएं। हमारी पूरी कोशिश यही रह रही है, और इसे हम पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे से प्रदर्शित करते चले जाएं। ये एक सफल मेला होता चला जा रहा है। इसके लिए आप सभी जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आते हैं, और सभी जो इसमें भाग लेते हैं, उन सबका बहुत बहुत। पाक विस्थापित नागरिकों को नागरिकता देने के उद्देश्य से जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा विशेष नागरिकता शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 45 नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। वहीं 29 नागरिकों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके बाद एनओसी जारी होने पर उन्हें भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं शिविर के दौरान नागरिकता पाकर आमजन के चेहरे खिल उठे। शिविर के दौरान जोधपुर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मिली थी
तो आज वो जो जर्नी है उसका एक ये अंतिम पड़ाव है, जहां आप में से 45 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसके बाद में आप भारतीय नागरिक बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी 29 लोग हैं जिनको यहाँ से स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा, जिसके उपरांत आप लोग आपका पासपोर्ट जमा करा के नागरिकता ले सकते हैं। तो एक तरीके से उस जर्नी का तो ये अंतिम पड़ाव है, लेकिन एज अ भारतीय नागरिक आपके आगे की जो जर्नी है उसका ये प्रथम आपका स्टार्टिंग है। तो मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मेरे जीवन का सफल पूरा हो गया। मैं अपने 2 बच्चों को लेकर आई थी यहाँ पर बगैर हस्बैंड के, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही आई थी यहाँ पर। वहाँ पर मेरे बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता था, मगर यहाँ पर भविष्य बना। कहाँ रह रहे थे वहाँ पे? हैदराबाद सिंध में। क्या नाम आपका? लीलावंती। सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने जोधपुर जिले के अंदर पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए एक और कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था JNVU कैंपस के ऑडिटोरियम के अंदर। इसके अंदर आज 45 विस्थापितों को नागरिकता दी गई है और 29 लोगों को स्वीकृति पत्र जारी किए गए। जिनको स्वीकृति पत्र जारी किए गए वो आप जाके एम्बेसी के अंदर अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और उसके बाद में फिर जो है भारत की नागरिकता लेंगे। तो ये सीरीज़ ऑफ कैंप्स के अंदर काफ़ी हद तक जो अपने जोधपुर ज़िले के अंदर पाक विस्थापित थे उनको नागरिकता दी जा चुकी है और सबका काफ़ी प्रोसेस एक्सपेडाइट हुआ है तथा आने वाले समय में भी इस तरह के कैंप लगा के और जो भी अपने विस्थापित रह गए उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। थैंक यू। जोधपुर के प्रतापनगर स्थित श्री स्वामी प्रभुतानंदन राजकीय जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं परिजनों को हो रही परेशानियों के चलते शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री विशाल शर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा फंड जारी कर इस चिकित्सालय का निर्माण कराया गया था, परंतु वर्तमान सरकार ने आनन फानन में बिना किसी संसाधनों के इस चिकित्सालय का उद्घाटन करा के इसे मरीजों के लिए शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ अपने चहेते चिकित्सकों की नियुक्ति के उद्देश्य से इस चिकित्सालय को शुरू करा दिया गया है, जबकि यहां तक आने के लिए जो मार्ग है वह भी सुचारू नहीं है। अस्पताल में जांच मशीनें व अन्य संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि भजनलाल सरकार ने समय रहते यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रोसेस में बजट तो सेंक्शन है ना सर? हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में अशोक जी ने समय नहीं लगाया और इक्विपमेंट आने में इतना समय लग रहा है सर। मरीज आ रहे हैं, भटक रहे हैं, क्या मतलब सर? कोई रिपोर्ट आई सर ऊपर से मेडिकल कॉलेज से कि आपके क्या डिमांड करी है? एक इक्विपमेंट की क्या स्थिति है, आएगी डिमांड का कब तक आना चाहिए? एक्चुअली मशीन्स जो है वो भी मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी हम देखा जाए तो अभी शुरू हो रही है। लेज़र वगैरह सारी आना वो पॉसिबल नहीं कि हम एक डॉक्टर कर सकते हैं। हम 15-20 डॉक्टर्स हैं वो RF मशीन चलाते हैं, क्योंकि हम किसी स्टाफ को देंगे तो चमड़ी खराब कर देंगे। मेनली कॉस्मेटिक के लिए आते हैं इंस्ट्रूमेंट। हम स्टाफ को दें, चमड़ी जला दें, खड्डा कर दें तो वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो उसमें एक स्टाफ हमें साथ में एक डॉक्टर हो तो ही हम RF मशीन्स हैं, लेजर्स हैं वो रखवा सकते हैं। नहीं तो यह हम लोगों ने सैंक्शन किया पिछली जो अशोक गहलोत सरकार ने बजट में 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे इक्विपमेंट्स की। ओके। और हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं है। देखिए मेरा मेनली तो OPD ही ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि OPD भी मेनली देखिए तो 200 की OPD है। उसमें मैं अगर बीच में टाइम लगा के मैं सिर्फ कॉस्मेटिक पर जाऊँ तो बाकी जो मैं आपको मेरा ये कहना है कि अफर्ट रहेंगे जो नॉर्मल जो जिसका इलाज चाहिए हमारी रिक्वेस्ट है आपके पास में इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं। अगर कोई और डॉक्टर आता है मेरे साथ चमड़ी का तो मैं मानूंगी कि मुझे RF मशीन की जरूरत पड़ेगी तब। MDM यहाँ का पेशेंट कहाँ जाएगा? MGH या MDM? ये हमारे पास और ऑप्शन क्या है? आप यहाँ से गाड़ी अवेलेबल कराएंगे? सरकारी से दिला सकते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है हमारा कि आपके पास यहाँ विराजे हैं, यानी कि आप युद्ध करना है बिना हथियार के। अपनी डेंटल एक्सरे ये हुआ कि आपके सामने एक मरीज खड़ा है एज ए
अपोनेंट जिसका उसका रोग है उसका आप इलाज बिना हथियार के कर देंगे, बिना एक्सरे, बिना कुछ इक्विपमेंट्स के? मरीज तो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये बिल्डिंग माननीय अशोक जी गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तब इसको जिला अस्पताल क्रमोन्नत करके सैंक्शन की गई थी। गत 2-3 साल में यह बिल्डिंग शानदार एक इमारत तैयार हो गई। इमारत तैयार हुई पूरे कांग्रेस शासन में। उसके पश्चात इसके 5 करोड़ रुपए गहलोत साहब ने अलग से सैंक्शन किए थे, 4.5 करोड़ इक्विपमेंट्स और 50 लाख रुपए फर्नीचर के। सरकार की जल्दबाजी, इस जो अभी वर्तमान सरकार है, बिल्डिंग में अपना श्रेय लेने के लिए, मात्र श्रेय लेने के लिए डॉक्टर्स को यहाँ शिफ्ट किया है। आज की तारीख में जो भी मरीज आ रहा है उनको कई गंभीर बीमारियों से त्रस्त आते, हड्डी रोग से त्रस्त आते, उनको पूरा इक्विपमेंट्स ना होने के कारण प्रॉपर्ली उनकी जांच नहीं हो पा रही है। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि बिल्डिंग तैयार थी, बिल्डिंग पिछले 1 साल से तैयार थी, फिर इतनी क्या जल्दबाजी थी श्रेय लेने की कि इस बिल्डिंग मात्र में इन्होंने यह अस्पताल शुरू कराया। 4.5 करोड़ अगर इक्विपमेंट्स के आते और इक्विपमेंट्स यहाँ लगते, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन 7 साल पहले हमने पावटा से यहाँ की, वो भी इन्होंने प्रॉपर्ली उसको इंस्टॉल नहीं कराई। आज मरीज आता है, कोई गंभीर एक्सरे करना होता है, दांतों का एक्सरे करना पड़ता है, वो भी यहाँ सुविधा इन्होंने मुहैया नहीं कराई। नगर मंडल अध्यक्ष, ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर दिया इन लोगों ने, लेकिन जिस रोड से लोग आते हैं यहाँ पे, उस रोड की स्थिति आप देखेंगे बाहर चालू दिशा के अंदर वो इतनी टूटी हुई है, गलती से कोई प्रेग्नेंट औरत आ जाए तो उसकी प्रॉब्लम्स वही हो जाए। अगर गवर्नमेंट सिर्फ श्रेय लेने के लिए उद्घाटन करना चाह रही है तो जो सैंक्शन किया हुआ पैसा है कम से कम वो इक्विपमेंट लगाते और फिर इनॉग्रेशन करते तो हमें भी अच्छा लगता। सीएम साहब को हम पुनः बधाई देंगे, माननीय अशोक जी गहलोत साहब को, कि इन्होंने प्रतापनगर के वासियों को अच्छी सुविधा दी, जिला अस्पताल घोषित किया। बट ये नई गवर्नमेंट भजनलाल सरकार आई है, उनका एक दायित्व बनता है कि कम से कम जो बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उस रोड को तो कम से कम सुरक्षित करे, टंकी बनाए, ताकि लोग जो मरीज दिखाने आ रहा है वो नई बीमारी पैदा लेके नहीं जाए। इस तरह की हालत आप बाहर जाके देखेंगे रोड की तरफ तो वो स्थिति की, और अंदर आने के बाद में वो स्थिति है। आप यहाँ से रैंप से चढ़ेंगे, रैंप पे उसकी चिकनावट इतनी है कि कोई मरीज आए वो गिर जाए तो दिखाने आए, कम बीमारी और ज्यादा बीमारी दिखाने के लिए आएंगे तो यहाँ पे एक्सरे करने के लिए मशीन भी नहीं है। मैं आज हमारी कांग्रेस की टीम के साथ में यहाँ प्रभुतानंद हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि यहाँ जनता को जो सुविधा नहीं मिल रही है वो सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराने के लिए आए। अब ये जिला अस्पताल तो बन गया, अशोक जी ने बिल्डिंग बना दी, कांग्रेस ने इसकी जमीन दे दी, लेकिन ये एम्बुलेंस नहीं है और ना इक्विपमेंट है पूरे, और उद्घाटन इन्होंने कर दिया है, और उद्घाटन भी यहाँ आकर के नहीं किया। यहाँ आते तो पब्लिक के बीच में उनको पता चलता कि यहाँ कितनी पब्लिक आती है और कितनी परेशान हो रही है इलाज के लिए, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। किसान केसरी बलदेव राम मृदा की 136वीं जन्म जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जाट समाज द्वारा जोधपुर के मृदा सर्कल स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जाट समाज के लोगों ने बताया कि बलदेव राम किसान प्रेमी थे। उन्होंने सदैव किसानों के अधिकार एवं किसानों के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने सभी वर्ग के किसानों की आवाज को आगे बढ़ाया। उन्होंने किसानों में शैक्षिक उन्नयन और जागृति फैलाने के लिए किसानों में शिक्षा की अलख जगाई, जिससे किसान अपने अधिकारों की बात सबके सामने रख सके। उन्होंने बताया कि राजा महाराजाओं के समय उन्होंने आमजन में सरकारी नौकरियों की अलख जगाई। उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में समाज के युवा राजकीय नौकरियों पर उच्च पदों पर कार्यरत है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा, 136वीं जयंती है और इन्होंने उस जमाने के अंदर जब राजाओं का राज था और ये अपनी सरकारी नौकरी पर थे, फिर भी इन्होंने गांव-गांव जाकर के शिक्षा अलग जगह। शॉर्ट में कहना मतलब ये है कि बलदेव राम जी की जो देन है उसका हम आज फायदा उठा रहे हैं। उन लोगों ने हमको शिक्षित किया, शिक्षित होने से हम शहर में आए, सरकारी नौकरियाँ लगी और हम सभी जो शहर में आने वाले हैं, जाट जितने भी किसान और जो भी है, वो बलदेव राम जी मिर्दा की वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम उनका बहुत भारी एहसान मानते हैं। और हमारी कम्युनिटी में एक हीरा पैदा हुआ था जिसको आज हम याद करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि
युग पुरुष किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्दा साहब की 136वीं जयंती है। इस अवसर पर इनकी जो प्रतिमा है, इनके ऊपर सभी किसान वर्ग के लोग इकट्ठे हुए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनके योगदान को याद किया और उनके आदेशों पर चलने का संकल्प दोहराया। की जयंती पर सभी लोग आज पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बलदेव राम जी मिर्दा ने उस समय जब देश आज़ादी नहीं हुआ था, उस समय शिक्षा की अलग जगह, और आज हर वर्ग के अंदर बलदेव राम जी मिर्दा के उस समय के जो काम किए हुए हैं, आज लोग शिक्षा को आज भी लोग याद करते हैं कि भाई शिक्षा आज भी ज़रूरी है और उस समय भी ज़रूरी थी। तो उस समय लोगों के जो भावना, उस समय उन्होंने जो आदेश दिया और जो अपनी बात कही, उससे प्रेरणा लेकर हम सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। देवराम मिर्दा किसान वर्ग के लिए शैक्षिक उन्नयन और जागृति के अग्रदूत बने। देश की आज़ादी से पहले जब किसानों में शिक्षा की जागृति बिल्कुल नगण्य थी, शासन तंत्र में उनकी भागीदारी बिल्कुल नगण्य थी, ये टीस बलदेव राम जी मिर्दा के दिल में रही और उन्होंने मारवाड़ में शिक्षा की एक अलग जगही और उसी का परिणाम है कि किसानों में एक नई चेतना जागृत हुई। प्रथा थी और जो हल पर हाथ रखने वाला प्रत्येक किसान वर्ग का व्यक्ति जो शोषित था, पीड़ित था जागीरी प्रथा से, उस समय बलदेव राम जी मिर्दा ने किसानों के अंदर जागृति पैदा की। गांव-गांव घूमकर जो मजबूत किसान थे उनको आगे करके नारे लगवाते थे गांव के ग्वाड़ के अंदर, चौपाल के अंदर, कि खेत किसके, करसों के, और उस शोषण से मुक्ति दिलाने में बलदेव राम जी मिर्दा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ एकीकृत का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन शुक्रवार को शाला क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला मैदान में हुआ। प्रदेशाध्यक्ष लुनेश सिंह खींची ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष चंदन सिंह सिणले ने बताया कि प्रदेश महामंत्री शेर सिंह रातड़ी, सुमेर सिंह, हरीश टूरी, महेंद्र सिंह आदि ने सम्मेलन में विचार प्रकट किए। अधिवेशन में शारीरिक शिक्षकों ने संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। दूसरे दिन विभिन्न शैक्षिक प्रस्तावों को पारित कर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ एकीकृत अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबद्ध इसका प्रांतीय अधिवेशन आज प्रारंभ हुआ हमारे शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान जोधपुर के न्यू हॉल के अंदर, जिसमें करीबन राजस्थान से 600 से अधिक सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम का भव्य आयोजन हमारे प्रोफेसर एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व जेडीए चेयरमैन, राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार के आतिथ्य के अंदर प्रारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न अतिथि विभिन्न खेलों के संगठनों से और समाज के जो भी स्वयंसेवक संगठन है उनसे पधारे हैं और सभी अतिथियों का जलपान के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उद्बोधन के साथ बाद में हमारा लंच का कार्यक्रम होगा और लंच के पश्चात पुनः हमारी चर्चा होगी, जिसमें एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा और सरकार को प्रेषित किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम की, जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारे को निर्देशित किया गया है, श्रीमान हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय का जो फरमान जारी हुआ है कि आप पूरी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और वो सरकार को प्रेषित करके मांग पत्र के साथ प्रेषित की जाएगी, जिसमें हमारा संगठन बैठ के विचार विमर्श करके 2 दिन ये कार्यक्रम चलाएगा और अपनी मांगे सरकार के सामने पुरजोर तरीके से पेश की जाएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूजीबी नर्सेज को रिक्त पदों पर समायोजित करने तथा एक्सटेंशन की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के नेतृत्व में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में 5वें दिन भी धरना जारी है। इधर इस हड़ताल से मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों, विशेषकर मथुरादास माथुर चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी आदि की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि प्राचार्य से फिर वार्ता की है पर अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई से भी मुलाकात की गई थी, उसके बाद भी अभी तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि रिक्त पद होने कॉलेज प्रिंसिपल अपने स्तर पर समाधान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
आज 5वां दिन है हमें धरने पर बैठे हुए। अभी तक प्रशासन के जूं तक नहीं रेंगी है। मथुरदास मातृ अस्पताल के ये हालात है, वहाँ के ओटी से लिख कर दे रहे हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है, सारी ओटी पोस्टपोन्ड हो रही है, आईसीयू पे असर आ गया, इमरजेंसी डील नहीं हो पा रही, मथुरदास मातृ अस्पताल ठप हुआ पड़ा है। और दूसरी तरफ ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जबकि ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे। आज अगर सरकार इनको फैसला लेती, प्रधानाचार्य अपने इस तरफ फैसला लेती है कि इन कर्मचारियों को मथुरदास और उम्मेद आदि खाली जगहों पर कार्य करवाया जाए, तो ये कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमें यहाँ बैठना पड़े। इनके एक्सटेंशन और समायोजन की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे और ये 5वां दिन है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बकाया पेंशन की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना कुलपति के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कुलपति से मुलाकात कर सिंडिकेट की आपात मीटिंग बुलाने हेतु निवेदन किया। कुलपति ने प्रतिनिधिमंडल को तुरंत सिंडिकेट की आपात मीटिंग बुलाकर सिंडिकेट के पूर्व निर्णय को निरस्त एवं रिव्यू पुनः विचार कर राहत प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी के सदस्यों एवं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज कर्मचारी संघ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह तथा जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से भी मिलकर विश्वविद्यालय पेंशनर्स की समस्याओं से अवगत कराया तथा पेंशन के स्थायी समाधान हेतु मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा तुरंत हस्तक्षेप कर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय के सेवानिवृत्त शैक्षणिक अशैक्षणिक कर्मचारियों की अक्टूबर माह में बकाया पेंशन के तुरंत भुगतान की मांग की। आज दूसरे दिन का धरना हमने आयोजित किया था। कुलपति महोदय ने फोन पर कहा कि आप अंदर आके वार्ता कीजिए। कुलपति महोदय से इस संबंध में वार्ता हुई। कुलपति महोदय ने पेंशन संबंधी समस्या के बारे में कहा कि मैं अतिशीघ्र सिंडिकेट बुला करके और जिन कर्मचारियों को पेंशन से वंचित किया था उन्हें पुनः पेंशन के योग बनाने हेतु मैं सिंडिकेट बुला रहा हूँ। उसकी तारीख शायद 3 फरवरी रखी, 3 फरवरी को वो सिंडिकेट बुला रहे हैं। साथ ही हमारी जो मांग थी माह दिसंबर की पेंशन, वो भी उन्हें स्वीकार कर ली कि मैं दिसंबर माह की पेंशन भी आपकी अतिशीघ्र जारी कर दूंगा। ऐसे आते ही ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और वार्ता में हमारा जो है वो उनका जो रवैया था वो पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पुनः सिंडिकेट, क्योंकि सिंडिकेट का निर्णय था इसलिए सिंडिकेट से ही वापस इसे शुरू किया जाएगा। तो सिंडिकेट का निर्णय उन्होंने कर दिया कि मैं 3 फरवरी बुला लूँगा और जब तक सिंडिकेट होती है तब तक हम इंतजार करेंगे सिंडिकेट के निर्णय का। सिंडिकेट में निर्णय उम्मीद करते हैं कि हमारे फेवर में आएगा। अगर हमारे फेवर में निर्णय आता है तो हम स्वागत करते हैं, अन्यथा जब तक के लिए हमने इस धरने को स्थगित किया 3 फरवरी तक। 3 फरवरी के निर्णय के पश्चात पुनः मीटिंग बुलाकर हम तय कर लेंगे हमें आगे क्या करना है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास लगभग 7 करोड़ रुपए की ठगी का रिकॉर्ड भी बरामद किया है। डीसीपी वेस्ट राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि 2 जनवरी से कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड शुरू किया था और अब तक इस अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने 4 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 मामले फर्जी कॉल सेंटर के हैं। एक मामला भगत की कोठी थाना क्षेत्र में और दूसरा खुड़ी थाना क्षेत्र में चल रहा था। यहाँ फर्जी कॉल चलाने वाले 2 युवक और कॉल सेंटर का काम करने वाली 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। यह ग्राहकों को कॉल कर फर्जी कार्ड जारी करते थे और उसकी एवज में 3.5 से 4 हजार रुपए वसूलते थे। वहीं एक मामला बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर करीब 42 लाख रुपए की ठगी का था, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अब तक 83 गुमशुदा मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ में अब तक 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का रिकॉर्ड मिला है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, सिम कार्ड, 3 गाड़ियां बरामद की। एचक्यू के द्वारा मिशन साइबर शील्ड के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध के विरुद्ध सारे जिले जो है वो प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला पश्चिम आयुक्तालय द्वारा पिछले 4 दिनों में हमने 4 प्रकरण दर्ज किए हैं साइबर अपराध से संबंधित। इसमें 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है
और टोटल जो इन 4 प्रकरणों में जो साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है वो करीब 7 करोड़ रुपए का हुआ है। इनमें से 2 प्रकरण जो है वो फर्जी कॉल सेंटर से संबंधित है, जो एक कॉल सेंटर भगत की कोठी थाने में और एक कॉल सेंटर कुड़ी इलाके में इनका संचालन किया जा रहा था। इन 2 प्रकरणों में हमने जो 2 मुख्य संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया और साथ में 11 महिलाएं जिनको इन संचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था कॉल सेंटर्स में कॉल करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया है। एक तीसरा जो प्रकरण है वो भी 10 तारीख को बासनी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 42 लाख रुपए का एक वृद्ध आदमी को ब्लैकमेल करके फर्जीवाड़ा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और इसका जो मुख्य आरोपी है वो वेस्ट बंगाल, क्योंकि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर हमने गिरफ्तारी की है और उससे कुछ कैश भी बरामद किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। चौथा जो प्रकरण है वो कुड़ी थाने में दर्ज हुआ था। उसमें जो मुख्य जो आरोपी है वो टेलीग्राम ऐप के मार्फत लोगों को झांसा देकर, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफे का झांसा देकर करीब 5.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। उसमें उसकी हमने गिरफ्तारी की। तो अभी अनुसंधान में और भी चीज़ें सामने आ रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी का भी वो काम करता है, उसके विषय में भी अनुसंधान चल रहा है। इन 4 प्रकरणों की अगर हम बात करें, इन 4 प्रकरणों में जैसा मैंने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड होना पाया गया है। 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अगर सीजर की हम बात करें तो एक कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 ATM कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश, i20 गाड़ी और इसके अलावा 2 गाड़ियां और एक क्रेटा और एक स्विफ्ट और 2 बाइक, ये भी जब्त किए गए हैं। इन 4 प्रकरणों के अलावा जो मिशन साइबर शील्ड के अंदर हम और भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो 1930 जो पोर्टल होता है हमारा, जिसमें हमारे साइबर फ्रॉड से संबंधित जितने परिवाद आते हैं, तो पिछले 15 दिनों में 2 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है। पिछले 15 दिनों में हमने 815 शिकायतों का निस्तारण किया है। साथ ही साथ 203 मोबाइल नंबर और 799 IMEI नंबर जो कि साइबर फ्रॉड्स में इस्तेमाल हो रहे थे, उसको हमने चिन्हित किया और इनको ब्लॉक कराया है। अभी तक 83 जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं, जिनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, हमने अभी तक 83 ऐसी मोबाइलों को भी बरामद किया है। और साथ में एक जन जागरूकता अभियान भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम निरंतर रूप से चला रहे हैं। चूना अखाड़ा के महंत त्रिवेणी गिरी महाराज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए संत एवं भक्तगणों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने बताया कि अंतिम यात्रा से पूर्व त्रिवेणी घाट पर त्रिवेणी महाराज को स्नान कराकर विधि विधान के साथ संस्कार कर चूना अखाड़ा में लाकर पूजा कर अंतिम विदाई दी गई। उन्होंने बताया कि त्रिवेणी गिरी महाराज जोधपुर दादा दरबार सिद्धनाथ के थानपति महंत गिरी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु महाराज की बहुत सेवा की और आज संगम तट पर त्रिवेणी गिरी महाराज को समाधि दी गई। गुरु भाई शिष्य त्रिवेणी गिरी महाराज ने कल शाही स्नान के नहाकर त्रिवेणी घाट पे ब्रह्मलीन हो गए। कितना भाग्यशाली थे कि त्रिवेणी घाट पर त्रिवेणी गिरी जी महाराज ने शरीर को छोड़ा। बड़ी अखाड़े को बड़ी घाट पहुंची और भगवान के हाथ किसी की बात नहीं होती है। संत का जीवन त्रिवेणी घाट पर छोड़ा। आज उनकी समाधि देने जा रहे हैं। पूरा जूना अखाड़ा एक संत मंडलेश्वर महामठ सब मिलकर के हरिगिरी महाराज, प्रेमगिरी जी, प्राणगिरी जी और सभी संत द्वारा श्रद्धांजलि जी का संवाद कर देंगे। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान के तहत 19 जनवरी को गीता भवन में एक साथ श्याम बाबा की 100 मूर्तियों का सामूहिक पूजन होगा। पूजा अर्चना करने के बाद मूर्तियां अलग अलग मंदिरों सहित अन्य संस्थानों में स्थापित होगी। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के सचिव राजकुमार रामचंदानी ने बताया कि संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति के नेतृत्व और निर्देशन में श्याम बाबा की 100 मूर्ति लगाने का संकल्प लिया गया था। उसी के चलते 19 जनवरी को सुबह 9 बजे श्याम बाबा की 100 मूर्तियों का सामूहिक पूजन पंडितों की टीम द्वारा विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ कराया जाएगा।
श्याम भक्ति सेवा संस्थान का घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान के तहत आयोजित यह मूर्ति पूजन और वितरण कार्यक्रम बिजोलाई आश्रम के महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज बड़ा रामद्वारा के मुख्य कार्यपति राम स्नेही संत राम प्रसाद महाराज, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग, गीता प्रचार मंडल के सचिव राजेश लोढ़ा और एनसीबी जोधपुर जोन के निदेशक घनश्याम सोनी के सानिध्य में होगा। हमारे श्याम भक्ति सेवा संस्थान के द्वारा 1 साल पूर्व जब गठन किया गया था तो उसमें संस्थान के उद्देश्यों में शामिल था खाटू वाले श्याम बाबा का प्रचार प्रसार करना। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्थान का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, तब हमने पूरे जोधपुर शहर में श्याम बाबा की 100 मूर्तियां लगाने का निर्णय लिया और 100 श्याम बाबा की मूर्तियां है जो बनकर अब तैयार हो गई है। 19 जनवरी को गीता भवन में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है और उसमें 100 मूर्तियों की एक साथ में पूजा अर्चना होगी और उसके बाद में मूर्ति का वितरण किया जाएगा। गांव, ढाणी, संस्थान, विश्वविद्यालय सभी जगह से, बाहर से भी हमारे पास में 500 से अधिक क्वारीज आई है। अभी तो हमारा प्रारंभिक तौर पर 100 मूर्ति लगाने का डिसीजन जो लिया गया है हम वो पूरा करेंगे। 1 साल पूर्व हम सब ने साथ मिलकर श्याम भक्ति सेवा संस्थान को बनाने का संकल्प लेके श्याम भक्ति सेवा संस्थान की शुरुआत की थी। इसके साथ हमारा ये उद्देश्य था कि श्याम बाबा का और श्याम भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। इसी क्रम में आगे जुड़ते हुए हमने डिसीजन, हम सब ने प्लान बनाया कि हमें 100 श्याम बाबा की मूर्तियां 100 मंदिर में लगा के श्याम बाबा के प्रचार प्रसार को और भी बढ़ाना है। इसको देखते हुए कुछ महीनों पूर्व ये हमने शुरू किया था मूर्तियों का। 2 दिन बाद 19 तारीख को ये प्रोग्राम है जहाँ पे गीता भवन में 100 मूर्तियां श्याम बाबा एक साथ पूजा करके 100 मंदिर में वितरित की जाएगी, ताकि जिससे श्याम भक्ति और श्याम बाबा का प्रचार प्रसार और भी बढ़ सके। हम 40 सालों से मूर्ति बनाते हैं। हमारे पिताजी ये मूर्ति बनाते थे, उसके बाद में हमने ये काम सीखा, हमारे बच्चे सारे यही काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा अवसर मिला, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि श्याम भक्ति सेवा संस्था के लोगों ने आके हमको ऑर्डर दिया और ये मूर्ति बनाई मैंने 100। हमको बहुत सुकून मिला और ऐसा लगता है कि बस पहली बार, और समझ लो कि लाइफ में ऐसी ऑर्डर किसी ने नहीं बनाया होगा जितना हमने ये ऑर्डर लेकर बनाई 100 मूर्ति एक साथ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मारवाड़ी रजवाड़ी फैशन शो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, मारवाड़ी परिधान में मॉडल ने की रैंप वॉक। 45 पाक विस्थापित हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता, जिला प्रशासन द्वारा विशेष नागरिकता शिविर आयोजित किया गया। किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को लेकर जताया विरोध। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।